वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2020 पेपर 2 का इंटीजर टाइप वाला सेक्शन। टोटल 6 क्वेश्चन आए थे इंटीजर टाइप के और 0 to 9 इसका आंसर है, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप वाला भी सेक्शन था इस पेपर में। ठीक है, उसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकता था, फ्रैक्शन में भी। इन क्वेश्चंस में आंसर 0 से 9 के बीच में ही होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इज 2 into 2 मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्यूब इज -18, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स का? डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो इसका मैट्रिक्स 2 into 2 का कहा है, कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो बेस्ट तरीका है इसको करने का, एक तो आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट पता है आपको तो उससे कीजिए, वो नहीं पता तो हम लोग मैट्रिक्स ऐसा ले लेंगे जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हो और ये 0 हो। ठीक है, कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो ये मैट्रिक्स पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए का क्यूब आप आसानी से देख सकते हैं सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का क्यूब हो जाएगा। अब ट्रेस क्या होता है? ये सम यानी a प्लस बी, ये आपको 3 गिवन है ट्रेस ऑफ ए, और ए क्यूब का ट्रेस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये -18 गिवन है। हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो वो क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ए बी, यानी हमें a इंटू बी चाहिए। ये दो चीज़ गिवन है और हमें इससे a इंटू बी चाहिए। तो आइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू 3 है, यहाँ भी a प्लस बी को 3 रखेंगे, यहाँ करता हूँ मैं, तो 3 का क्यूब 27, a प्लस बी को 3, 3 3 जा 9, 9ab इक्वल -18 है। उधर जाके 45 हो गया, तो a इंटू बी 5 आ जाएगा, तो 5 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपने ABCD करके फिर क्यूब निकाला तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता हो तो उससे भी जल्दी हो जाएगा। खैर, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट फाइंड करना है हमें। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। S be the set of complex number Z such that Z की पावर 4 माइनस मॉड ऑफ Z4 इक्वल 4 आयोटा Z स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले Z S के अंदर जाएंगे, सेट S के अंदर। व्हाट वी हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर वेयर Z1 Z2 बिलोंग्स टू S। ठीक है, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा Z1 Z2 और फिर इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। Z1 का रियल पार्ट पॉजिटिव है, Z2 का नेगेटिव है। कुल मिला के हमें इसे सॉल्व करके Z1 Z2 फाइंड करने की हमें कोशिश करनी है। लेट्स डू इट। Z की पावर 4 मॉड Z स्क्वायर Z बार होता है, Z इंटू Z कॉन्जुगेट। तो यहाँ Z की पावर 4 है तो Z स्क्वायर इंटू Z कॉन्जुगेट स्क्वायर है ना। मॉड Z स्क्वायर इज Z इंटू Z कॉन्जुगेट। नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए। अब Z स्क्वायर को मैं कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि Z 0 नहीं है। अगर Z 0 होगा तो रियल पार्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि तब तो रियल भी 0 आना चाहिए। इन्होंने कहा रियल पार्ट 0 नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी Z 0 नहीं है तो हम Z स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा Z स्क्वायर माइनस Z बार स्क्वायर इक्वल 4 आयोटा। नाउ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर Z माइनस Z बार इंटू Z प्लस Z बार। इधर जो 4 आयोटा है ना, इसका 2 इससे डिवाइड कर दिया, 2 आयोटा इससे क्या हो गया? ये इमेजिनरी पार्ट है। Z माइनस Z बार इज आयोटा वाई, 2 आयोटा वाई। Z प्लस Z बार इज 2x। अब अगर Z अगर आपके x प्लस आयोटा वाई है तो ये y हो गया, ये x हो गया, यानी हमें मिला xy इक्वल 1। ओके, हमें Z1 Z2 चाहिए। अगर Z1 x1 प्लस आयोटा y1 है, डैट मीन्स x1 y1 इक्वल 1 होगा। सिमिलरली Z2 अगर x2 y2 है, x2 प्लस आयोटा y2 तो 1 होगा। अब Z1 का रियल पार्ट पॉजिटिव यानी x1 पॉजिटिव है तो y1 भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली x2 नेगेटिव है तो y2 भी नेगेटिव होगा, तभी तो ये पॉजिटिव 1 देगा। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन काम की और हमें Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर निकालना है, मॉड। तो Z1 x1 प्लस आयोटा y, Z2 x2 प्लस आयोटा y2, यानी ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी की हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। चलिए, इन सब का काम नहीं है हमें अब। तो हम क्या कर सकते हैं? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 माइनस 2y1 y2। अब आप ध्यान से देखो, x1 भी पॉजिटिव है, x1 पॉजिटिव है, x2 नेगेटिव है ना। x1 पॉजिटिव, x2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आगे नेगेटिव, ओवरऑल ये पूरा पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली ये भी पूरा पॉजिटिव हो गया। तो ये सारे पॉजिटिव टर्म्स का सम है और इस सम का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम,
उससे पहले मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ ऐसे। तो कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर्स का am मतलब सबका सम अपॉन 8 इज ग्रेटर इक्वल इन सब का प्रोडक्ट का gm, और डिवाइड वाला 8 इधर मल्टीप्लाई हो गया। am अगर इन सब का निकालना हो तो डिवाइड में 8 आएगा और वो ग्रेटर होगा इस ज्योमेट्रिक मीन से। तो इस 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, ज्योमेट्रिक मीन मतलब सबका प्रोडक्ट, -4 बार आएगा तो प्लस ही हो जाएगा वो, और ये पावर 1/8। अब आप ध्यान से देखो, x1 y1 और x2 y2 का हम पेयर बना लेते हैं, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, यानी आ रहा है x1 स्क्वायर 4 बार, y1 स्क्वायर भी 4 बार, x2 y2 4 बार, और ये पावर 1/8। तो ये तो 1 x1 y1 x2 y2 भी 1 है, तो ये सिंपली 8 आ गया, यानी 8 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो इसमें AMGM का कॉन्सेप्ट लगाना था, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था ये। चलिए अब एक लिमिट का क्वेश्चन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से हमें खेलना होगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू π/2 4√2 sin 3x प्लस sin x, एंड डिनोमिनेटर में बहुत कुछ है, और ये 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल लगाना भी डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिफ्रेंसिएशन आएगा, इसलिए बेटर है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें। sin c प्लस sin d लगा दो, 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, यहाँ 2 sin a sin b cos a माइनस b 2 दूनी 4 माइनस 3 x/2 माइनस कॉस a प्लस b 7x/2 प्लस कॉस 5x/2, ये फर्स्ट ब्रैकेट का काम हुआ, माइनस इसमें से √2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस 2x, एंड 1 प्लस कॉस 2x इज व्हाट 2 cos स्क्वायर x, और ये cos 3x/2 माइनस cos 3x/2। ठीक है, ऊपर के sin 2x को हम 2 sin x cos x लिख सकते हैं। देखो π/2 है ना, तो cos π/2 0 होता है, यानी cos के टर्म्स को हटाना चाह रहे हैं, तो ये 2 sin x cos x लिखोगे तो ये 2 4 2 जा 8 और फिर से एक 2 आएगा, यानी 16√2 sin x इंटू कॉस स्क्वायर x है ना। sin 2x को 2 sin x cos x लिखा है मैंने। अब मैं यहाँ किसको किसको सॉल्व करूँगा, cos x/2 को इसके साथ और इन दोनों को, तो cos c माइनस cos d इज 2 sin c प्लस d/2, 3x प्लस x 4x/4 इज x c प्लस d, 3x प्लस x 4x/4 यानी x। ठीक है, sin c माइनस d/2, sin d माइनस c हो जाता है तो ये x/2। सिमिलरली यहाँ cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d/2 3x आ जाएगा इंटू साइन x/2, और ये बच गया -2√2 cos स्क्वायर x। चलिए एक 2 तो हम लोग हटा सकते हैं सबसे, ये 8 हो जाएगा। अब इन दोनों में से sin x/2 कॉमन आ रहा है, ऊपर तो 8√2 sin x इंटू कॉस स्क्वायर x, इन दोनों में से sin x/2 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या sin x प्लस sin 3x। sin x प्लस sin 3x को हम फर्दर 2 sin c प्लस d/2 यानी 2 sin 2x इंटू कॉस x लिख सकते हैं, -√2 cos स्क्वायर x। ठीक है, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, और सिंपल कैलकुलेशन ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। 8√2 sin x cos स्क्वायर x, यहाँ sin 2x आ गया, इस sin 2x को 2 sin x cos x, तो ये हो जाएगा 4 sin x/2 cos स्क्वायर x माइनस √2 cos स्क्वायर x। अब ये cos स्क्वायर x की टर्म कॉमन होकर कैंसिल। अब आप x को π/2 आराम से रख दो, sin π/2 1 होता है, तो ऊपर 8√2 sin π/2 1, यहाँ π/4 हो जाएगा, तो ये 1/√2 4/√2 माइनस √2, 4/√2 का मतलब 2√2 हो गया, तो ये 8√2 अपॉन √2 दैट इज 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमें ध्यान से ढंग से लगाना है बस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसाइल हिटिंग अ टारगेट इज 0.75। इन ऑर्डर टू destroy the target completely, at least 3 successful hits are required, then the number of missiles that have to be fired, number of missiles
सो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट इज नॉट लेस देन 0.95। हमसे ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ मिसाइल्स n है, n मिसाइल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी कम से ताकि टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाए, इसकी डिस्ट्रॉय करने की प्रोबेबिलिटी 0.95 से कम नहीं हो। यानी ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग इज नॉट लेस देन का मतलब ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। लेस देन नहीं है तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। दिस इज 0.95। उल्टा अगर मैं चलूँ तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग इज ग्रेटर इक्वल 0.95। अब हमें क्या सोचना है, इसने कहा है कि टारगेट डिस्ट्रॉय तभी होगा कंप्लीटली जब 3 सक्सेसफुल हिट लगे। आउट ऑफ n आपने n बार टारगेट को हिट किया, 3 सक्सेसफुल हिट लगे। टारगेट मिसिंग का मतलब n में से या तो 2 सक्सेसफुल हिट लगा या 1 लगा या 0 लगा, है ना। 3 लगते ही वो सक्सेसफुल हो जाएगा, 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो n में से जब 0 सक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल हिटिंग की प्रोबेबिलिटी 0.75 जो कि 3/4 होती है, तो नॉट हिटिंग का 1/4 हो जाएगा। तो NC0 बर्नौली लगाएंगे हम लोग, 3/4 की पावर 0 इंटू 1/4 की पावर n प्लस NC1 3/4 की पावर 1 1/4 की पावर n-1, है ना। NCR P की पावर R Q की पावर n-R, वो फॉर्मूला। NC2 3/4 की पावर 2 1/4 की पावर n-2, ठीक है। ग्रेटर इक्वल 0.95 था, इस 1 को उधर माइनस किया तो माइनस का 0.05, दोनों माइनस को हटाएंगे तो ये लेस देन इक्वल टू। ये सिचुएशन है। नाउ NC0 इज 1 तो 1/4 की पावर n हो गया, 1/4 की पावर n। NC1 इज n तो ये 3n और ये 4 इससे मल्टीप्लाई होकर 4 की पावर n। NC2 इज n इंटू n-1/2, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होकर अगेन 4 की पावर n। 0.05 मतलब 5/100 1/20। तो शॉर्टकट में करेंगे हम लोग, 4 की पावर n को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 2n लिख दिया, ठीक है। अब इस 2 को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2 हो गया, ये 6n हो गया और ये 2 इस 20 को कट करके 10 बना देगा। फर्दर इसको और अच्छे से लिख दें तो 2 इंटू 5 तो 2 की पावर 2n-1 हो जाएगा, ठीक है। और इस 5 को भी आप इधर ले आओ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9n स्क्वायर 6n-9n -3n + 2 इंटू 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 2n-1, ठीक है। अब इसमें n की क्या मिनिमम वैल्यू हम रखें, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 5 6, किस पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, मिनिमम वैल्यू। अब 1 रख के देखो, 9 + 2 11 - 3 8 और इधर क्या आ रहा है 2 - 1 2, इधर 8 आ रहा है, 8 इंटू 5 इधर 2 आ रहा है, तो ये गलत हो गया, लेस देन तो है नहीं। तो जब आप n = 6 रखेंगे तो ही ये सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। हेंस द आंसर इज n = 6, ठीक है। यानी 6 मिनिमम हिट आपको लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है सर्कल का, कुछ दिख रहा है मुझे। लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, x² + y² = r², यानी ओरिजिन है O। PQ इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल, 2x + 4y = 5, इसका इक्वेशन दे रखा है। सेंटर ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल OPQ लाइज ऑन दिस। देखा जाए तो ये दोनों लाइन पैरेलल, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों सेम पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये सर्कल है, इस पे कॉर्ड है PQ और ये इसका सेंटर हुआ है, इसको इससे मिलाया, फिर जो सर्कल बनेगा, ठीक है। इसका जो सेंटर होगा, यहाँ मान लो इसका सेंटर है वो इस लाइन पे है, x + 2y = 4, पैरेलल है तो बिल्कुल इसके सामने ऐसे। इसका सेंटर आप O' मान लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट M है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x + 2y = 4। अगर मैं y को अल्फा मान लूँ तो x मेरा हो गया 4 - 2 अल्फा, ठीक है। नाउ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं हम अल्फा फाइंड करने के लिए। ये आपका 0 0 है ओरिजिन,
खैर इस लाइन की स्लोप हमें यहीं से दिख रहा है, 2x + 4y = 5 है इस लाइन की इक्वेशन। तो इसका स्लोप -2/4 यानी -½ है, और इस लाइन का स्लोप -½ और PQ का स्लोप O डैश का स्लोप कैसे निकालोगे, α - 0/4 - 2α - 0 इक्वल -1, माइनस से माइनस कटा, α = 8 - 4α यानी अल्फ़ा आ गया 8/5। तो यहाँ 8/5 रख देंगे, तो ये 16/5 यानी 4/5 हो जाएगा। यानी मुझे पॉइंट O डैश यानी सेंटर ऑफ दिस सेकंड सर्कल, जो कि सर्कल है इस ट्राइंगल PQR का, वो मिल चुका है। लेकिन हमें रेडियस बतानी है OP, ये R है, ठीक है। इसको यहाँ से मिला देते हैं हम लोग, O डैश को P से। अब ध्यान से देखिएगा, O डैश इस वाले सर्कल का सेंटर है, तो O डैश से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इस सर्कल का रेडियस होगा, यानी O डैश P बराबर है O डैश O, और O डैश O आप निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला से, 16/5 + 64/5 यानी 80/25 इसका रूट, ठीक है। दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं, हम PM का यूज कर सकते हैं, PM = दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, PM = दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। और इस लाइन की इक्वेशन मुझे पता है, तो मैं ये लेंथ OM, लेंथ ओवर पेंडिकुलर से निकाल सकता हूँ। OM क्या आ जाएगा, लेंथ और पेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, तो ये आ जाएगा 5/16 + 4 √20। अब O डैश से इस लाइन पे ये पॉइंट हमारा ये है, तो O डैश M 8/5, 4/5 और ये रखेंगे हम 8/5, 8/5 + 32/5 - 5/√20 है ना। पॉइंट को ही पुट करते हैं और x² + y² कर देते हैं, तो 8 - 5 3। अब मैं PM दोनों से निकाल के इक्वल कर देता हूँ, PM² = PM²। इस वाले में PM² = R² - OM² एंड OM² = 25/20। इस वाले में PM² = O डैश P, O डैश P इज दिस, O डैश P का स्क्वायर यानी 80/25 माइनस O डैश M 3/20 यानी 9/20। इसको सॉल्व करने पे आपका R = 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। फंक्शन है -1 to 1 R डिफाइंड है, और G है -1 से 1 to -1 से 1, बी डिफाइंड बाई fx = mod 2x - 1 + mod 2x + 1, gx = x minus greatest integer x, that means this is fractional part x. Okay, C is number of points in -1, 1 at which FOG is not continuous and D is number of point at which FOG is not differentiable. C + D क्या होगा, यानी हमें C और D कितने पे नॉट कंटिन्यूस है, कितने पे डिफरेंशिएबल, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम fx को रीडिफाइन कर देते हैं। देखिए fx का क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, तो -½ एक +½ तो जब लेस देन हाफ रखोगे -½ तो दोनों ही नेगेटिव होगा, तो -2x -4x, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। -½ से हाफ रखेंगे तो ये वाला तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो 1 + 1 2 बचेगा, और ग्रेटर देन हाफ में दोनों ही पॉजिटिव यानी 4x हो जाएगा, है ना। ये तो सिंपल था। हमें FOG चाहिए, यानी f में x की जगह gx रखना है, यहाँ रखेंगे x की जगह gx, और ये gx लेस देन -½ है ना। तो gx लेस देन -½ हो सकता है क्या, gx इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन विच लाइज बिटवीन 0 to 1, इसकी रेंज 0 से 1 होती है, तो ये वाले रीजन में तो FOG एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अब -½ से हाफ में भी -½ वाला नहीं लेंगे, हम सिर्फ 0 से हाफ लेंगे, gx को हम 0 से हाफ ले सकते हैं, तो gx 0 से हाफ होगा तो x क्या होगा। फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ gx। फ्रैक्शनल पार्ट का हम लोग ग्राफ जानते हैं, और नहीं जानते तो हम इसके बेसिस पे भी बना सकते हैं। हमें हमारा g का डोमेन -1 से 1 गिवन है, ओके। जब -1 से 0 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसकी वैल्यू x अगर -1 से 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, -1, तो ये x + 1 हो जाएगा, और 0 पे तो 0 हो ही रहा है, और 0 से 1 में ये 0 हो जाएगा, तो ये सिंपली x हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ है, यानी ये लाइन x + 1 है और ये लाइन x है। अब यहाँ -½ है, यहाँ +½ है, ध्यान से देखिएगा, -½ पे और +½ पे दोनों पे ये वैल्यू हाफ आ रही है, 1/2। अब मैं चाहता हूँ कि x 0 से हाफ आए, gx 0 से हाफ आए,
जी एक्स जीरो से हाफ इस रीजन में आ रहा है, जीरो से हाफ इस रीजन में आ रहा है। यानी जब जी एक्स जीरो से हाफ है तो एक्स -1 से माइनस हाफ होगा या फिर जीरो से हाफ होगा, ठीक है। और वैल्यू हमारी 2 आएगी, है ना। एफ ओ जी एक्स इज 2 व्हेन एक्स जी एक्स, पूरा लिख देता हूँ मैं, व्हेन जी एक्स लाइज बिटवीन 0 to हाफ एंड जी एक्स लाइज बिटवीन 0 to हाफ मीन्स एक्स बिलोंग्स टू -1 से माइनस हाफ यूनियन 0 से हाफ, ठीक है। अब लास्ट वाला, इसमें x ग्रेटर देन हाफ इधर है, हाफ से ऊपर और इधर है, यानी माइनस हाफ से 0 और हाफ से 1, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन अलग अलग है, यानी आप अगर x की जगह gx ले रहे हो ये वाला तो x + 1 लोगे, और इस केस में x की वैल्यू माइनस हाफ से 0 हो रही है ना। और अगर हम ये वाला लेंगे तो इसमें हाफ से 1 हो रहा है। तो हमें एफ ओ जी पीस वाइज मिल गया। नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ ओ जी, तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या है ये। देखिए 0 से -1 से माइनस हाफ, पहले हम लोग ये प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट्स, -1 माइनस हाफ 0 हाफ 1, -1 से माइनस हाफ में ये 2 है 2, और 0 से हाफ में भी ये 2 है 2, ठीक है। x बिलोंग्स टू -हाफ कॉमा 0 में ये है 4 × x + 1, माइनस हाफ रखने पे 2 आएगा और 0 रखने पे 4 आएगा, ठीक है। ये 4 है। वेल हाफ से 1 में हाफ रखने पे 2 आ रहा है और 1 रखने पे 4 आ रहा है, तो यहाँ 0 पे अलग अलग वैल्यू मिली, यानी 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो देर इज 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हैंस c = 1, वेरी सी दिस इज 1 आ गया। डी जहाँ जहाँ कॉर्नर पॉइंट आया है 1 2 और जहाँ ये डिसकंटिन्यूअस यानी 3 पॉइंट, डी 3 पॉइंट पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, 1 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो 1 + 3 4 इज द आंसर, ठीक है। तो ग्राफिकल अप्रोच से किया हमने इस क्वेश्चन को। तो इंटीजर टाइप वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जो भी पार्ट बच गया है पेपर 2 का हम उसको डिस्कस करेंगे।